इतिहास में कई बड़े बड़े राजवंश हुए हैं, है ना? पर क्या कोई ऐसा था जिसने समुद्र पर राज किया हो? जी हाँ, लगभग 400 सालों तक। आज हम बात करेंगे चोल राजवंश की और जानेंगे उनकी वही अविश्वसनीय कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक प्राचीन साम्राज्य समुद्र का बादशाह बना कैसे? और ये सवाल सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है। इसका जवाब हमें चोलों की उस जबरदस्त नेवल पावर और उनके कल्चर को समझने में मदद करेगा जिसने उन्हें इतिहास में सबसे अलग खड़ा कर दिया। और उनकी विरासत, अरे वो तो बस लड़ाइयों तक सीमित नहीं थी। उनकी नेवी तो कमाल की थी ही, लेकिन साथ ही उन्होंने बनाए पत्थर के इतने विशाल और शानदार मंदिर। उनकी कांस्य की कला तो आज भी बेजोड़ है। और तो और जिस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया वो भी कमाल था। इन सब ने मिलकर उन्हें ग्लोबल ट्रेड का किंग बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी सबसे बड़ी, सबसे इम्प्रेसिव कामयाबी से, समुद्र पर उनका राज। मतलब उन्होंने इंडियन ओशन पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली थी जो उस जमाने में किसी ने सोची भी नहीं होगी। चोल नौसेना ने बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि चीन, साउथ ईस्ट एशिया और अरब देशों के साथ होने वाला सारा बड़ा व्यापार उनकी मुट्ठी में था। ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी, ये तो उस जमाने की इकोनॉमी की चाबी थी। व्यापार से बेहिसाब पैसा आया और उस पैसे से आई वो ताकत जिसे कोई हिला नहीं सका। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। इस विशाल साम्राज्य की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और एक वक्त ऐसा भी था जब ये गुमनामी में खो गए थे। इनका दोबारा उठ खड़ा होना अपने आप में एक कमाल की कहानी है। देखिए, शुरुआती चोलों का जिक्र हमें संगम लिटरेचर में मिलता है करीब 300 सीई में, और फिर एक लंबा गैप, लगभग 550 साल तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर 850 सीई के आसपास विजयालय चोल ने तंजावुर पर कब्जा किया। और ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक भूले बिसरे राजवंश का पुनर्जन्म था। यहीं से मध्यकालीन चोल साम्राज्य की शानदार शुरुआत हुई। और इस पुनर्जन्म के बाद शुरू हुआ चोल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड, वो दौर जब दो ऐसे महान राजा आए जिन्होंने चोल साम्राज्य का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये थे पिता और पुत्र की जोड़ी। एक तरफ थे राजा प्रथम, जिन्हें हम एम्पायर बिल्डर कह सकते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका और मालदीव तक अपनी ताकत को जमाया। और दूसरी तरफ थे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, एक महान विजेता। वो तो साम्राज्य को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए। राजा प्रथम ने तंजावुर का भव्य बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक जबरदस्त नेवल अभियान चलाया। मतलब पिता ने नींव रखी तो बेटे ने उस पर एक ऐसी इमारत खड़ी की जिसे दुनिया देखती रह गई। लेकिन देखिए, लड़ाइयां जीतना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को इतने अच्छे से मैनेज कैसे किया? उनकी ताकत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? असली जीनियस तो यहीं छिपा है। चलिए अब उनकी लड़ाइयों से हटकर उनकी उस विरासत को देखते हैं जो आज तक जिंदा है। वो कला, वो आइडियाज जो सदियों बाद भी हमारे साथ हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखे, कितना कमाल का था। पूरे साम्राज्य को पहले प्रांतों में बांटा, जिन्हें कहते थे मंडलम। फिर हर प्रांत को जिलों में, यानी वलानाडु में, और जिलों के अंदर होते थे गांवों के क्लस्टर, जिन्हें नाडु कहा जाता था। ये सिस्टम आज के मॉडर्न सिस्टम जैसा लगता है ना? इसी ऑर्गेनाइज तरीके की वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को आसानी से चला पाते थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी जानते हैं? लोकल लेवल पर, यानी गांव में जो सभा होती थी वो अपने मामले खुद सुलझाती थी। मतलब उस जमाने में सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ये वाकई कमाल था। और इसी वजह से उनका साम्राज्य इतना स्टेबल और प्रॉस्परस रहा। अब आते हैं खास साल पर, 1010 सीई। ये वो साल है जब चोलों ने कुछ ऐसा बनाया जो उनकी पहचान बन गया। एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल जिसे हम बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तंजावुर का ये महान मंदिर जिसे बनवाया था राजा प्रथम ने, आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है और इसका विशाल टावर, जिसे विमान कहते हैं, बस देखते ही बनता है। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये चोल साम्राज्य का सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हब था। एक तरह से कहें तो ये उस साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। अच्छा,
उनकी कला सिर्फ पत्थर तराशने तक ही नहीं रुकी। जब बात आई मेटल की, तो चोलों ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तकनीक में मास्टरी हासिल की, जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स तकनीक। इसमें होता क्या है कि पहले मोम का एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर एक सांचा तैयार करते हैं, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं और उस खाली जगह में पिघली हुई धातु भर देते हैं। और इसी तकनीक से उन्होंने बनाई दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत कांस्य मूर्तियां। और इन कांस्य मूर्तियों में सबसे आइकॉनिक, सबसे फेमस है नटराज। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस का प्रतीक है। ये भारतीय कला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। हर कहानी का एक अंत होता है, और चोल साम्राज्य के पतन की कहानी भी उतनी ही जरूरी है। तो हुआ क्या? असल में कई चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ पांड्य और होयसल जैसी नई ताकतें उभर रही थी, जिनसे लगातार लड़ाइयां चल रही थी। दूसरी तरफ साम्राज्य के अंदर ही गद्दी के लिए झगड़े होने लगे, और इन सबके ऊपर बाद के राजा उतने काबिल नहीं थे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। तो बस बाहरी हमले और अंदरूनी कमजोरी, इन दोनों ने मिलकर साम्राज्य की नींव हिला दी। और फिर 13वीं सदी के आखिर तक पांड्यों ने चोलों को हरा दिया, और इसी के साथ उनके 400 साल के लंबे और शानदार शासन का अंत हो गया। एक युग खत्म हुआ। तो आखिर हम चोलों के 400 साल के इस शासन से क्या सीख सकते हैं? एक ऐसी विरासत जो सदियों तक याद रखी जाए, वो बनती कैसे है? क्या सिर्फ सैन्य ताकत से, या फिर बेहतरीन कला, कल्चर और एक ऐसे सिस्टम से जो सबको साथ लेकर चले? शायद असली जवाब इन दोनों के बैलेंस में ही छिपा